अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? ओके। लास्ट क्लास में मैंने अनाउंस किया था कि मैं संडे को मैंने करके अनाउंस किया था कि मैं क्विज़ लूँगी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि शायद आपका आज एक और क्विज़ भी था किसी स्पोर्ट्स का। मैंने कहा था कि मैं आज ना लें, आप थर्सडे को ले लें, तो इसलिए मैंने आज के बदले कल क्विज पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अब आपके कल की क्लास में इंशाअल्लाह आपका क्विज होगा। सही है, और जिसमें चैप्टर 3 इंक्लूडेड था। एक और वजह ये थी कि बहुत सारे बच्चे क्लास में मौजूद भी नहीं थे उस वक्त, तो आई डोंट नो किसी ने सुनी अनाउंसमेंट या नहीं सुनी। तो कल की क्लास में आपका इंशाअल्लाह मैं आज इसी तरह अनाउंस कर दूँ कि कल आपका जो सेशन का टाइम होता है 2:40 पे, उसमें आपका क्विज होगा चैप्टर नंबर 3 का। बेटा चैप्टर नंबर 3 में मैंने कुछ ही टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, जो हम थ्योरी क्लास लास्ट अटेंड की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई किस तरीके से हम जो है वो बीजेटीज को यूज़ करके वोल्ट मीटर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि भाई बीजेटीज के साथ हम जो अपना पीएमएमसी मीटर था, बेसिकली जो ये करंट सोर्स और एक रजिस्टर के थ्रू आरएम और आईएम के थ्रू हम पीएमएमसी मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके साथ हम कहते हैं कि भाई हम सर्किट लगा लेते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से हम मल्टी रेंज वोल्ट मीटर एनालॉग वोल्ट मीटर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये थे आपके बीजेटी स्पेस, इसकी दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस की थी। एक ये कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें सिंपल एक बीजेटी यूज़ हुआ हुआ था। ठीक है, और एक आपके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें दो बीजीटीज यूज़ हुए हुए थे, और उसकी पूरी डिस्कशन हमने की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह बीजेटीज के थ्रू हम डिज़ाइन कर सकते हैं पीएम वोल्ट मीटर्स। ठीक है, उस तरह ओपैम्स के थ्रू भी वोल्ट मीटर डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से। मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ ओपैम्स। आप सब ने पढ़े में, लास्ट सेमेस्टर भी पढ़े हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि भाई ओपैम हमारे पास किस कॉन्फ़िगरेशन में काम करते हैं। ओपैम हमारे पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन में काम करते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, आपके इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, और सेकंड आपके नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके अलावा ओपैम को मल्टीपल टेक्निक्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो आपके पास टेक्निक डिस्कस हुई भी है, दैट इज़ नॉन इन्वर्टिंग ओपैम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ हुई भी है, और आपके पास यहाँ पे एक फीडबैक सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है, आरिफ रेज हैंड। जी आरिफ फरमाइए। दो बीजीटीज वाला नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था आरिफ, Q1 और Q2 डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर देखना, मैं पढ़ाया था। बेसिकली उसमें अगर नहीं भी पढ़ाया था तो उसमें इतना कुछ है नहीं। एक दफ़ा उसको खुद रीड भी कर लेना। उसमें बेसिकली ये है ये कि उसको एक बीजेटी को दूसरे बीजेटी का करंट ड्राइव करने के लिए यूज़ किया था। अच्छा, नहीं पढ़ाया था? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेट इट भी। नहीं पढ़ाया था तो कोई बात नहीं, एक बीजेटी वाला तो पढ़ाया था ना, वो समझ में आ गया था कि किस तरीके से काम करता था। ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं भी पढ़ाया तो कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं ओपैम बेस की। ठीक है, ओपैम बेस में क्या होता है हमारे पास, ओपैम को यहाँ पे हमने नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और एज यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये ब्लैक, क्योंकि ये जो है वो स्कैन बुक है, तो आपको देखने होगा। बेसिकली ये इनपुट जो दिया हुआ है ये प्लस पे दिया हुआ है, और फीडबैक को जो है वो आपके पास नेगेटिव पे लगाया हुआ है, इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन कहा गया है। इनपुट जो है वो
पॉजिटिव पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट पे एज यू कैन सी कि वोल्टेज के साथ सप्लाई के साथ एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंसेस लगाए हैं आर ए, आर बी, आर सी, आर डी, और इसके साथ एक स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंसेस का फ़ायदा क्या होगा, इस रेजिस्टेंसेस का काम क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ एनीवन। इस तरह रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के से और स्विच उसके साथ ऐड होने से क्या होगा? एनीवन कोई बता सकता है? आरिफ, अनम? हाँ बिल्कुल, एक टाइम पे एक रेजिस्टेंस एक्टिव होगी। ये जो हमने क्वेश्चन ये है कि ये जो इनपुट पे वो मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इसके साथ एक स्विच लगा हुआ है, इससे फ़ायदा क्या होगा, सवाल ये है। एग्जैक्टली exactly. हम इसको मल्टीपल रेंजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं आर ए पे रखूँगी तो इनपुट पे अलग वोल्टेजेस आएंगे, ठीक है। जब आर बी पे रखेंगे तो अलग वोल्टेजेस आएंगे। तो इस तरह से ये मल्टी रेंज बन जाएगा, ठीक है। हम रेंजेस अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओपैम में क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपने पहले भी पढ़ा है कि ओपैम क्या कोशिश करता है कि अपने एक इनपुट के ये फीडबैक क्या कोशिश करेगा, ये फीडबैक ये कोशिश करेगा जो इसके पास दोनों वोल्टेजेस को बराबर करने की कोशिश करता है, ठीक है। अल्टीमेटली जो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेजेस आ रहे होंगे, ठीक है, वो जो भी आपके पास सर्किट का गेन होगा उससे मल्टीप्लाई के आउटपुट पे जा रहे होंगे। ये फीडबैक क्या करेगा, ये फीडबैक वापस उसको इनपुट पे देगा और अल्टीमेटली ये कोशिश करेगा कि इनपुट को आउटपुट के जो है वो बराबर करके रखे, मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस फिनोमेना पे काम करेगा। और ये जो हमारा सर्किट होता है, ठीक है, ये जो पहला जो ये रेंजेस वाला सर्किट है, इसको कहा जाता है इनपुट अटेन्यूएटर। इनपुट अटेन्यूएटर का इसलिए कहा गया है कि इससे मल्टी रेंजेस सिलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो आपके पास सेंटर वाला सर्किट है, ये बेसिकली वोल्टेज फॉलोअर है आपके पास, ठीक है, कि जो इनपुट पे वोल्टेजेस आते हैं आउटपुट पे वही वोल्टेजेस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और एंड में आपके पास जो है ये मीटर सर्किट है। ये जो आर एम और ये एक करंट सोर्स लगी हुई है, ये जो सर्किल बना हुआ है बेसिकली करंट सोर्स है, ठीक है। तो ये आपके पास पीएमएमसी मीटर है जो आप जो है वो जिसको बेसिकली ओपैम के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस तरह से ओपैम यूज़ करने के फ़ायदे क्या होते हैं, ओपैम यूज़ करने के फ़ायदे ये होते हैं कि एज़ कम्पेयर टू बीजेटीज़, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एम्पलीफायर, ओपैम की जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है, अब ये क्यों होती है ये सब आप लीका में पढ़ के आए हो, ठीक है, हम उस बात को दोबारा डिस्कस नहीं करें। ओपैम की जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, ठीक है, और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, ठीक है। तो जब लोड ड्राइव होता है तो सिर्फ आउटपुट रेजिस्टेंस क्योंकि लो होती है तो लोड पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ओपैम यूज़ करने का, वोल्टेज यूज़ करने, फॉलोअर यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास लो होती है। तो इस तरीके से ओपैम यूज़ करते हुए आप जो है वो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल दी हुई है कि भाई अगर हम एम्पलीफायर बनाना चाहें इसको, ठीक है, वोल्ट ये था वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरे सर्किट में कुछ ना कुछ गेन भी हो, ठीक है। मेरे पास जो इनपुट पे वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है, आउटपुट पे वो कुछ क्या हो गया है, वो गेन से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेजेस आए हैं वो गेन से मल्टीप्लाई हो गया है। तो आउटपुट वोल्टेजेस बेसिकली अब यहाँ पे क्या किया, अब आपके पास इनपुट पे ई है, अब इसको मल्टी रेंज बनाना चाहें तो ऑब्वियसली हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीपल रेजिस्टर लगा दूँ, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई दी हुई है और उसके बाद एक वोल्टेज डिवाइडर से इसको बेसिकली कनेक्ट किया हुआ है जो कि R4 और R3 पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, समझो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक रेजिस्टर भी दिया हुआ है, ठीक है, और एक फीडबैक रेजिस्टर भी दिया हुआ है, ठीक है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमारे पास फीडबैक रेजिस्टर आ रहा है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही हमारा एक जो है वो एक और रेजिस्टर लगा हुआ है दैट इज़ R3।
उबैद आपका बेटा पॉइंटर ऑन है, तो अगर इट इज ऑन मिस्टेकनली तो आप उसे बंद कर लें। उबैदुल्लाह, पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, ऑब्वियसली आप उसके पोटेंशियोमीटर यूज़ करके आप उसको सेलेक्ट कर लें अलग अलग रेंजेस पे, तो आपके पास आप मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे वो तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, जो आप जिस तरह भी वोल्टेज जो है वो चेंज करना चाहें। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास अगर मैं आउटपुट वोल्टेजेस की बात करूँ तो आउटपुट वोल्टेजेस बेसिकली किस पे, आउटपुट वोल्टेजेस कौन से वोल्टेजेस हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं इस जगह पे, मैं पॉइंटर कर दे रही हूँ, ठीक है। आउटपुट वोल्टेजेस आपके कौन से वोल्टेजेस है जो इस पॉइंट पे आ रहे हैं। अभी हम पीएमएमसी की इंक्लूडिंग पीएमएमसी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ओपैम्प की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आउट आपका बेसिकली किसके बराबर होगा, जो भी इनपुट आ रहा होगा उससे जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपका ये वोल्टेज डिवाइडर। तो आपके पास अल्टीमेटली इनपुट आउट ये क्या आ रहा होगा, बेसिकली इनपुट मल्टीप्लाई होके गेन पे आउटपुट पे आ रहा होता है ना, ठीक है। आउटपुट तो आपके पास वी आउट होता है, वो किससे आ रहा होता है, जो भी इनपुटेड वोल्टेजेस होते हैं, इनपुट वोल्टेजेस होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं गेन से, और फिर आपके पास आउटपुट वोल्टेजेस आ रहे होते हैं ई। तो ई आपका यहाँ पे इनपुट है, ठीक है। R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R3 ये आपका क्या हो गया, गेन है, दिस इज द गेन, ठीक है। और गेन आपके पास किस पे डिपेंडेंट होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ गेन R3 प्लस R4 डिवाइड बाई R3, और ई इज इनपुट। तो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेजेस आ रहे होंगे वो बेसिकली गेन से मल्टीप्लाई होके आ रहे होंगे, ठीक है। जो भी इनपुट वोल्टेजेस होंगे वो आपके पास आउटपुट पे आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फ़ायदा क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मकसद फ़ायदा ये है कि उसमें आप जिस जिस तरह का, अगर आप पॉजिटिव इनपुट दोगे तो आउटपुट पे आपके पास पॉजिटिव आउटपुट आ रहा होगा, और आपके पास अगर आप नेगेटिव इनपुट दोगे तो आपके पास आउटपुट पे नेगेटिव वोल्टेजेस आ रहे होंगे। इस गेन को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली वोल्टेज गेन रजिस्टर पे डिपेंडेंट है, तो मैं अपने हिसाब से इन रजिस्टर्स की वैल्यू खुद भी रख सकते हैं, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं भाई, इस रेजिस्टेंस में आपके पास करंट क्या आ रहा है, ये करंट रिप्रेजेंट किया हुआ है I4 से, ठीक है। ये जो करंट है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है I4 से, तो इस रेजिस्टर के थ्रू करंट गुजरा है I4, और इस पे वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं, यहाँ पे ई वोल्टेजेस आ रहे हैं, तो ये इस पे R3 पे, ठीक है। तो हमने कहा भाई R3 की वैल्यू निकालना, तो ई वोल्टेजेस क्यों बोला, क्योंकि हमने कहा कि भाई फीडबैक क्या कोशिश करता है, वो इनपुट को फॉलो करने की कोशिश करता है, कि जो हमारे पास इनपुट आ रहा है वो हमारे पास आउटपुट पे मेंटेन रहे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास R3 पे क्या आया, ई डिवाइडेड बाय I4, R3 की वैल्यू, और R4 की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होगी, अब यहाँ पे ये क्योंकि इस टर्मिनल पे कनेक्टेड है R4 हेयर यहाँ, तो यहाँ पे क्या है वी आउट, ठीक है। यहाँ इस इधर क्या आ रहा है आपके पास ई है, और इधर क्या है वी आउट। तो अगर मैं इसका वोल्टेजेस निकालूं इस R4 पे, तो क्या रहा होगा वी आउट डिवाइड वी आउट माइनस ई, ये इसका वोल्टेजेस हो गया, और यहाँ पे इसके वोल्टेजेस क्या है, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके वोल्टेजेस आपके पास क्या है ई। तो अगर R3 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगी, V इज इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आर। तो यहाँ पे V कितना है E, मेरा माउस इतना खूबसूरत चल रहा है, E करंट क्या है दोनों में से I4, ठीक है। करंट क्या है I4, सही है। और R4 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि R4 दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, तो R4 की वैल्यू क्या होगी V नॉट माइनस E डिवाइडेड बाय I4, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सर्किट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये डिपेंडेंट है किस पे, ई पे बेसिकली, कि ई इनपुट वोल्टेज कितने हैं उसके हिसाब से हमारी सारी चीज़ें डिज़ाइन होंगी, ठीक है। अच्छा जी, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है इंक्लूडिंग पीएमएमसी। अब
जो है वो न्यूमेरिकल में इस पीएमएमसी के पैरामीटर को भी इंक्लूड किया हुआ है कि कहना है कि भाई जब आपके पास पीएमएमसी की रेंज ये हो, ठीक है, इनपुट ये हो, तो आपके पास उस वक्त रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या है आपके पास। एन ओपैम वोल्टमीटर सर्किट एज इन फिगर 4-7 इज रिक्वायर्ड टू मेजर अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ 20 मिली वोल्ट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो वोल्ट मीटर सर्किट है, ठीक है, इसका जो आपके पास मैक्सिमम वोल्टेजेस हैं, जो इनपुट पे हम वोल्टेजेस दे रहे हैं, वो क्या है, 20 मिली वोल्ट्स हैं, ठीक है। 20 मिली वोल्ट से मेजर कर सकता है। मैक्सिमम वोल्टेजेस जो इस पे कनेक्ट होंगे वो क्या है, 20 मिली वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा, द ओपैम इनपुट करंट इज 0.2 माइक्रो एम्पियर। जो आपके पास इनपुट है, इनपुट करंट किससे रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि वो हम बेस पे दे रहे होते हैं तो उसे आई बी कह रहे होते हैं। इनपुट करंट को यहाँ पे देखो, किसी भी चीज़ से आप रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पे इन्होंने आई बी का नाम दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो कहना है आपके पास उसकी इनपुट करंट की वैल्यू कितनी है, 0.2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। एंड द मीटर सर्किट हैज आई एम इज इक्वल्स टू 100 माइक्रो एम्पियर एफ एस डी। आपका जो मीटर कनेक्टेड है उसकी मीटर का करंट कितना है, जो पी एम एम सी कनेक्टेड है उसका करंट कितना है, 100 माइक्रो एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितनी है, 10 किलो ओम, ठीक है। डिटरमाइन द सुटेबल रेजिस्टेंस वैल्यू R3 एंड R4। हमें R3 और R4 की वैल्यू निकालनी है कि हमारे इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जब मीटर स्पेसिफिकेशन ये हो, इनपुट जो हमें मेजर करना है उसकी वैल्यू क्या है, 20 मैक्सिमम 20 मिली वोल्ट्स है, ठीक है, और करंट इनपुट क्या है, 0.2 माइक्रो एम्पेयर। तो हम किस तरीके से रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि हमारा जो आउटपुट करंट होता है, ठीक है, वो बेसिकली इनपुट करंट से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर मैं आपको ओपैम्प की टर्मिनोलॉजी में बताऊं या ट्रांजिस्टर के टर्म्स में बताऊं, तो हम क्या कहते हैं कि भैया हमारे पास जो इनपुट करंट है वो बेसिकली गेन से मल्टीप्लाई होके आउटपुट पे आ रहा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं एक हाई गेन होता है जिससे मल्टीप्लाई होके आउटपुट पे करंट आ रहा होता है। तो अगर मेरे पास और गेन की वैल्यू जो है वो 100 है, तो हम उसको 100 ले सकते हैं, या अगर गेन की वैल्यू जितनी भी बढ़िया आउटपुट पे उतना ज़्यादा करंट आ रहा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने अज्यूम किया हुआ है बेसिकली 1000, ठीक है। वो कह रहे हैं आपका जो I4 होता है, ठीक है, जो आपका आउटपुट करंट होता है, I4 कौन सा है, आउटपुट पे जो करंट आ रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं आपका I4 बहुत ज़्यादा बड़ा होता है किस पे से, IB से, मतलब आपका आउटपुट करंट IB से बहुत बड़ा होता है। और इन्होंने अज्यूम कर लिया, ठीक है, कि हमने कहा कि भाई कितना बड़ा है, वो 1000 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। मतलब मेरा जो आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट के 1000 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो I4 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 माइक्रो एम्पियर। तो जब इससे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली क्या वैल्यू बन गई, 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है। मेरे पास I4 की वैल्यू आ गई 0.2 मिली एम्पियर। उसके बाद हमें पता है कि हमारे मीटर का जो है वो रेजिस्टेंस क्या है, मीटर का करंट क्या है। मीटर का करंट कितना गिवन था, 100 माइक्रो एम्पियर गिवन था, और मीटर की रेजिस्टेंस कितनी थी, 10 किलो ओम गिवन थी, ठीक है। तो अगर मैं इससे आउटपुट वोल्टेजेस निकालना चाहूँ तो वो कितने हो जाएंगे, 100 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 10 के, तो आपके पास 1 वोल्ट वोल्टेजेस हो गए, ठीक है, जो जो इस पे आ रहे हैं, ठीक है। इस पे कौन से वोल्टेजेस आ रहे होंगे, यहाँ पे भाई जो मेरे पास मीटर करंट शो कर रहा है और जो रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से मेरे पास आउटपुट पे वोल्टेजेस आ रहे होंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट होंगे इस पे, है। तो मैंने इसके थ्रू, इसके रेजिस्टेंस और इसके करंट के थ्रू क्या निकाल लिया, आउटपुट वोल्टेजेस निकाल लिए, ठीक है। अब मेरे पास आउटपुट वोल्टेजेस पता है, ठीक है, मेरे पास इनपुट वोल्टेजेस पता है। इनपुट क्या आता है, 20 मिली वोल्ट, ठीक है। आउटपुट क्या है, 1 वोल्ट, सही है। तो हमने क्या किया, हमने रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकाल ली किस तरीके से, R3 अभी हमने ऊपर देखा था, R3 किसके बराबर होता है, E डिवाइड बाई I4,
ई की वैल्यू क्या आती है इनपुट की 20 मिली वोल्ट, जो आपके पास सवाल में गिवन थी आपको, ठीक है 20 मिली वोल्ट ई थी। ई से मैंने डिवाइड किया करंट I4 जो मैंने निकाला था, दैट वाज 0.2 मिली एम्पेयर। तो मेरे पास R3 की वैल्यू आ गई 100 ओम, ठीक है। फिर R4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी नॉट माइनस ई डिवाइड बाई I4। वी नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1 वोल्ट माइनस ई दैट वाज 20 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.2 मिली एम्पेयर। तो R4 की ओवरऑल आपके पास वैल्यू बन गई 4.9 किलो ओम, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जब मीटर रीडिंग गिवन और आउटपुट इनपुट पता हो, जो आपको ये बताओ कि भाई किस रेंज का इनपुट मुझे मेजर करना है, ठीक है, और मेरे पास इनपुट मेजर करके आउटपुट पे कितना वोल्टेजेस आने चाहिए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकाल सकते हैं और इस तरीके से अपने हिसाब से सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द वर्किंग क्राइटेरिया ऑफ दिस ओपैम बेस वोल्ट मीटर के, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आया कि भाई हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। अब इसमें किया कुछ नहीं है, एक और तरह की इसमें कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ठीक है। उसमें अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई अब इस ये जो हमने एक R4 रेजिस्टर लगाया था, ठीक है, इस R4 रेजिस्टर की जगह उठा के ये PMMC मीटर लगा दिया, ठीक है। ये जो मीटर था ये यहाँ से उठा के इस R4 की जगह लगा दिया, ठीक है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे क्या किया, वो जो आउटपुट पे वो था मीटर था, वो उठा के उस R4 की जगह लगा दिया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, द सर्किट शोन इन फिगर 4.4-8 is essentially a non-inverting amplifier as in figure 4-7. However, instead of connecting the meter between the op-amp output and ground, it is substituted in place of the resistor R4, ठीक है। Once again, VR3 remains equal to the input। ये VR3 किसके बराबर होने की कोशिश करेगा, ये इनपुट के बराबर होने की कोशिश करेगा, ठीक है। टू द इनपुट वोल्टेज एज लॉन्ग एज IR3 is much very much greater than IB the meter current। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जो यहाँ पे इसका करंट होगा, एज वी वर डिस्कसिंग बिफोर, के आउटपुट का करंट जो है वो अभी भी इनपुट के करंट से बहुत ज़्यादा होगा। ज़ाहिर है ओपैम्प में होता ही है कि आउटपुट का करंट आपके पास इनपुट के करंट से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो ये कहना है कि भाई जो आपके पास IR3 होगा, जो बेसिकली यहाँ से करंट गुजर रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, वो बेसिकली IM के बराबर होगा। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होगी, E डिवाइड बाय R3 पे, ठीक है। तो मतलब जो इस पे से करंट गुजर रहा होगा वो वही करंट होगा, ये पूरे में से एक ही, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे इस दोनों रेजिस्टर में से कौन सा करंट गुजर रहा है, I4। तो यहाँ पे से भी जो करंट गुजर रहा होगा दोनों रेजिस्टर में से, वो कौन सा करंट है, बेसिकली वो IM कह लो या उसे IR3 कह लो, वो दोनों करंट बराबर है, दैट इज E डिवाइड बाय R3, ठीक है। अब इससे इससे फ़र्क क्या पड़ा कि हमारा एक वो रेजिस्टर एक्स्ट्रा था वो बच गया और हमने दोनों करंट्स को बराबर कर लिया, हमने करंट कंट्रोल कर लिया इसके थ्रू, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R3 फॉर द सर्किट 4-8 E इज इक्वल टू 1। इनपुट पे मेरे पास क्या है, 1 वोल्ट है। is to give FSD on the meter, the meter moving coil मीटर, उसका करंट जो है आपके पास PMMC का वो क्या दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस दी हुई है आपके पास 100 ओम। हमें क्या मेजर करना है, हमें आउटपुट वोल्टेजेस मेजर करने हैं और हमें R3 की वैल्यू मेजर करनी है। R3 की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, R3 इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाई आई। अब I इसमें से वही होगा, पहले हमारे पास I हमें अलग से अज्यूम करना पड़ा था क्योंकि हमारे पास आउटपुट करंट और PMMC का करंट डिफरेंट था, लेकिन अब हमने क्योंकि वहाँ से रजिस्टर हटा के डायरेक्ट अपना PMMC मीटर ही लगा दिया, तो वही करंट वहाँ पे फ्लो हो रहा होगा जो हमारे पास मीटर पे शो हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अगर R3 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकालनी होगी, इनपुट वोल्टेजेस डिवाइड बाय दैट करंट, ठीक है। तो करंट जो मीटर पे शो हो रहा है, इनपुट वोल्टेजेस क्या है, 1 वोल्ट, जो कि आपके पास गिवन है, E इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ठीक है।
मीटर का करंट क्या है 1 मिली एम्पेयर, तो आपके पास R3 की वैल्यू आ गई 1 किलो ओम, ठीक है। आउटपुट वोल्टेजेस किस तरीके से, आउटपुट वोल्टेजेस अब दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेजेस दोनों को पे मिला के आ रहे होंगे, तो V इक्वल्स टू आई आर। आई क्या है आपके पास 1 मिली एम्पेयर, और आर क्या है, एक R3 है और दूसरा RM है। एक ये रेजिस्टेंस है और एक आपके पास ये रेजिस्टेंस है। दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करके आपके पास आउटपुट पे वोल्टेजेस क्या आ गए 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास अब इसमें देखो कि आपके पास इनपुट वोल्टेजेस 1 वोल्ट थे और आउटपुट वोल्टेज 1.1 वोल्ट है, तो इतना फर्क नहीं पड़ा। ऑलमोस्ट इनपुट वोल्टेजेस आउटपुट वोल्टेजेस इक्वल है आपके पास इन दिस केस, ठीक है। अच्छा जी, ये था बेसिकली आपके पास ओपैम बेस वोल्ट मीटर और ओपैम बेस क्या कहते हैं, वेब बेस्ड वोल्ट मीटर का सर्किट इस तरीके से आपके पास होता है। सही, जैसे आपने ट्रांजिस्टर बेस पढ़ा था, ट्रांजिस्टर में वहाँ ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, उसके साथ पीएमएमसी मीटर यूज हुआ था, ठीक है। पीएमएमसी मीटर एनालॉग उसमें सेम है, ठीक है। एनालॉग में पीएमएमसी मीटर लगे हैं, सिर्फ उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और उसके जो इन रेजिस्टेंस के मसाइल थे उसको हल करने के लिए हमने उसके साथ जो है वो क्या किया, हमने उसके साथ अलग अलग तरह की टेक्निक यूज़ की। उसके साथ हमने वो लगाए, ट्रांजिस्टर्स लगाए, हमने ओपैम लगाए, ताकि हम उसके रेंजेस को मज़ीद बढ़ा सकें, क्योंकि पीएमएमसी में हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेजेस थे वो बहुत कम आते थे, करंट भी बहुत कम आता था, तो हमें वो मतलब मेजर करना मुश्किल होता था। तो इस वजह से हमने साथ में उसके ट्रांजिस्टर्स और वो लगाए, आपके अल्लाह भला करे, ट्रांजिस्टर्स और ओपैम्स लगाए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ओहम मीटर्स का है। ओहम मीटर्स हम डिस्कस नहीं करते। इसके बाद एनालॉग मीटर्स के बाद जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी अब आपके पास डिजिटल मीटर्स, दैट इज़ इन चैप्टर नंबर 5, ठीक है। डिजिटल मीटर्स उसका इंट्रोडक्शन शुरू करूँगी मैं, उसे पढ़ाना नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगी, ठीक है। डिजिटल मीटर्स में बेसिकली है क्या, उसमें आपके पास जो सर्किट्स यूज़ हुए हैं चैप्टर 5, ओके हियर इट इज़, ठीक है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बेसिक्स हैं, वहाँ पे आपके पास डिजिटल सर्किट्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे जिस तरीके से हम पीएमएमसी पढ़ते थे और ये सारी चीज़ें पढ़ते थे, यहाँ पे हम अब गेट्स और फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करके मीटर्स को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो सर्किट्स होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, वो बेसिकली किसको यूज़ करते हुए डिज़ाइन किए होंगे। अभी तक हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे वो ऑनलाइन होते, ओ एनालॉग होते थे, वो निडल बेस्ड होते थे, ठीक है। उसमें हम निडल की डिफ्लेक्शन और उसकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन आपने सारी पढ़ी। पीएमएमसी बेस्ड होते थे कि भाई वहाँ पे इनपुट पे वो वहाँ पे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और जिससे करंट आपके पास प्रोड्यूस होता है, कॉइल मूव करता है जिससे निडल मूव करती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे जो आप सर्किट्स पढ़ेंगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में, वो आपके पास बेसिकली जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो और फ्लिप फ्लॉप बेस आउट जो सर्किट्स होते हैं वो यूज होंगे, ठीक है। अब लॉजिक गेट्स का बिहेवियर आपको पता है कि भाई अगर मैं एंड गेट या और गेट या किसी भी गेट की बात करूँ, तो इसका बिहेवियर क्या होता है कि आउटपुट पे या तो आपके पास लो आएगा आउटपुट, या तो हाई आएगा, ठीक है। मतलब आउटपुट या तो ज़ीरो आएगा या तो वन आएगा, ठीक है। उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होती, चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। या तो ऑन है या तो ऑफ है, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल सर्किट्स में, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास स्टेट्स होती हैं, ठीक है। आपके पास ऑन ऑफ इस तरह से मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं। वहाँ पे निडल बेस्ड सिस्टम नहीं होता, आपके पास वैल्यू बेस्ड जो है वो डिजिटल वैल्यू बेस्ड आप आउटपुट मेजर कर रहे होते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली एंड गेट और गेट
और जो है वो उन फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हुए, नैंड गेट यूज़ करते हुए आपके पास सर्किट डिज़ाइन किए गए हैं। उनको जो है वो बताया गया है कि किस तरह एंड गेट को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मीटर, किस तरह और गेट को यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह देन फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, आज से फिर इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करूँगी। ठीक है, an understanding of basic digital circuit is required before the operation, application and uh, performance of digital instrument can be investigated. ठीक है, बेसिक्स हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन और परफॉर्मेंसेस देखेंगे। डिजिटल सर्किट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ लॉजिक गेट and flip-flop or logic gate is a circuit that produces a desired high or low output voltages when its several input terminals are all prescribed high or low. ठीक है, हाई और लो इनपुट वोल्टेज लेवल। ठीक है, जब आपके पास गेट्स पे गेट का बिहेवियर कैसा होता है, थ्री थ्री टर्मिनल बेस, थ्री इनपुट का बिहेवियर भी आप एनालाइज कर सकते हो। टू का तो आपको पता है, एंड गेट का टू का क्या होता है भाई, इनपुट पे जो भी स्टेट होती है उसके हिसाब से आउटपुट पे स्टेट आ रही होती है। ठीक है, अगर मैं एंड गेट की बात करूँ तो हमारे पास 0 0 पे क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है। ठीक है, और आपके पास 0 1 पे क्या आ रहा होता है, 0 1 पे भी क्या आ रहा होता है, एंड है ना, तो 0 1 पे भी 0 आ रहा होता है। ठीक है, 1 0 पे भी 0 आ रहा होता है, और 1 1 पे क्या आ रहा होता है, 1 आ रहा होता है। तो एंड गेट का बिहेवियर कुछ इस तरीके, हम कहते हैं एंड गेट का मल्टीप्लिकेटिव बिहेवियर होता है, इसी तरह से होता है। मैं सही कह रही हूँ, मैं और गेट और एंड गेट में कंफ्यूज तो नहीं हुई हूँ, या सिर्फ मैं बता देती हूँ एक दफ़ा। ठीक है, अच्छा, तो जिस तरह की इनपुट स्टेट होती है उस हिसाब से आपके पास आउटपुट पे जो है वो हाई या लो आउटपुट आ रहा होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास इनपुट 2 टर्मिनल या 3 टर्मिनल है, उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा होता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली अ टू ट्रांजिस्टर सर्किट दैट हैज़ टू स्टेट। फ्लिप फ्लॉप की टू स्टेट्स होती है, Q1 और Q1 क्या होती है, ऑन होती है, Q2 ऑफ होती है, और क्यू उसमें आपके पास फ्लिप फ्लॉप में दो स्टेजेस हो सकती है, एक वक्त में एक ऑन एक ऑफ। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो Q1 ऑन है, Q2 ऑफ है, या Q1 ऑफ है, Q2 ऑन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्लिप फ्लॉप होती है उसमें टू स्टेजेस होती हैं। फोर फ्लिप फ्लॉप में भी कनेक्टेड एज अ डिकेड काउंटर और स्केल। फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट करके, ये सब DLF में पढ़ चुके हो, हम उसको कनेक्ट करके एज अ काउंटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। 3 डिकेड काउंटर्स एंड 1 एडिशनल फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज टू काउंट 2000 तक हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले इन लाइट LED एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फॉर्मेट आर अवेलेबल फॉर रीडिंग आउट द डिजिटल काउंट। ठीक है, हम काउंटर्स डिज़ाइन करते हैं यूजिंग मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स, और उसको फिर आउटपुट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम 7 सेगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ये देखी है, काउंटर डिज़ाइन करते हैं आप, एक LED ऑन एक LED ऑफ करके आपने किस तरीके से हम 7 सेगमेंट पे आउटपुट काउंटर का 0 1 2 3 4 5 6 ला रहे होते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये DLF के टॉपिक्स हैं, मुझे इसको रिमाइंड करवाने की ऐसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट होती हैं सीरीज़ में, और किस तरीके से जो सिक्वेंशली कनेक्ट होती है, किस तरीके से उससे काउंटर डिज़ाइन होता है, और फिर किस तरीके से आपके पास उस काउंटर को आप जो है वो किस पे देख सकते हो, आप उसको 7 सेगमेंट या LCD पे देख सकते हो। ठीक है, analog voltages are converted to digital representation in the process of digital measurement. This involves the use of ADC signal. DACs are also important. ठीक है, अच्छा, बेसिकली हम एनालॉग इनपुट को भी डिजिटल इनपुट में कन्वर्ट करके यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या कर लगवाने पड़ते हैं, कन्वर्टर्स लगवाने पड़ते हैं, ADCs लगाने पड़ते हैं, या हम जो है वो, और आउटपुट का अगर हमें दोबारा एनालॉग डिस्कस करना हो तो हम उसके लिए DAC लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किस पे बेस कर रहे होते हैं, वो आपके पास लॉजिक गेट्स पे, फ्लिप फ्लॉप्स पे,
और आपके पास डिस्प्लेस पे एलसीडीज और इन सारी चीज़ों पे, एडीसीज पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स पे, और डीएसीज पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो बेसिक आपके पास उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो सर्किट यूज़ हो रहे हैं, वो ये है। अब इसके थ्रू हम किस तरह से गेट के थ्रू जो है वो सर्किट डिज़ाइन किया जाता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी चैप्टर 3 का जो टॉपिक्स मुझे कौन बोला है, यासिर बोला है कि मैं बता दूं। चलो चैप्टर 3 पे जाते हैं, मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। आज जो कुछ पढ़ाया है वो क्विज में इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। क्विज में सिर्फ चैप्टर 3 इंक्लूडेड है। चैप्टर 3 में मैंने क्या क्या पढ़ाया है, तो देख लेते हैं। हाँ भाई, चैप्टर 3 बेसिकली मैंने पीएमएमसी कॉइल पढ़ाया है पूरा आपको, कि किस तरीके से पीएमएमसी कॉइल होता है, किस तरीके से वो काम कर रहा होता है, उसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रही होती है, ये सारी चीज़ आपने पढ़ी हैं। उसके बाद आपने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं कि मैं अगर इसको ओके माउस से कंट्रोल करूँ, उसके बाद आपने इसकी टाइप पढ़ी है कि किस तरह की बेयरिंग होनी चाहिए, मतलब इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन देखी है आपने, ठीक है, कि किस तरह से ये कंस्ट्रक्टेड होता है, किस तरह से निडल लगी हुई होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये पूरा पीएमएमसी का टॉपिक, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी देखे, न्यूमेरिकल्स भी देखे, ये सारे फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स आप देख चुके हो, ठीक है। इसी का एक पार्ट था गैल्वानोमीटर, ठीक है, आप ये भी देख चुके हो कि इसमें किस तरीके से यूज़ होता है, सही है। फिर हमने डीसी एमीटर्स देखे थे, डीसी एमीटर्स के सर्किट देखे थे, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल भी किया था। एमीटर्स के लिए पूरा एक ही टॉपिक है डीसी एमीटर का, ठीक है। उसके बाद हमने वो भी देखे थे, क्या कहते हैं, डीसी वोल्ट मीटर हमने देखे, ठीक है, उसका पूरा टॉपिक डिस्कस किया कि वोल्ट मीटर, पीएमएमसी को एज अ वोल्ट मीटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पीएमएमसी को हम एज अ एम मीटर कैसे यूज़ करते हैं, और पीएमएमसी को हम एज अ वोल्ट ओहम मीटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई थी, सिंगल रेंज के लिए क्या होती हैं और मल्टीपल रेंज के लिए क्या होती हैं, ठीक है। ये रेक्टिफायर्स वाले सर्किट्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं, तो ये इंक्लूडेड नहीं है ऑब्वियसली। मैंने जो पढ़ाया है बस वही इंक्लूडेड है, उसमें कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स हैं, उसमें है पीएमएमसी, गैल्वानोमीटर, और उसके अलावा एसी वोल्ट मीटर, एसी एम मीटर, और एसी ओहम मीटर, ठीक है, और उसमें मल्टी रेंजेस वाले भी सर्किट्स, ठीक है। क्लियर है यासिर, समझ में आ गया कौन से टॉपिक? इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह किए हैं उस सबकी प्रैक्टिस कर लेना। थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकता है, रीजनिंग भी आ सकती है, और न्यूमेरिकल सवाल भी, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्विज, इंशाल्लाह कल फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।